यूजीसी फर्स्ट पेपर की आज की कक्षा का विषय है शिक्षण। आज हम शिक्षण की स्वरूप, विशेषता, प्रकृति, अर्थ, अवधारणा पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है कि यूजीसी का एक प्रश्न, यूजीसी के जो प्रश्न बनते हैं इससे कूट वाले प्रश्न आपके आते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये अगर मत न पता हो कि किस विद्वान ने कहा है तो कोई विशेष बात नहीं, क्योंकि यूजीसी ये नहीं पूछती कि ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है, चाहे ये विशेषता किसने बताई है, लेकिन हाँ, उन विशेषताओं का प्रयोग प्रश्नों में किया जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो आज हम शिक्षण को समझेंगे कि वास्तव में शिक्षण है क्या, प्रकृति क्या है, स्वरूप क्या है, किस अर्थ में हम ग्रहण कर सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप ध्यान दीजिए, आप पेपर देने जा रहे हैं नेट जेआरएफ यानी कि उच्च शिक्षा से संबंधित। सबसे पहले तो दिमाग में अपने ये रख लीजिए कि आप किसकी बात कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की। उच्च शिक्षा का जो स्तर है उसमें चिंतन प्रधान कहने का मतलब स्मृति बोध स्तर से ऊपर उठ करके चिंतन प्रधान स्तर की बात होती है। तो चिंतन प्रधान स्तर का मतलब ही यही है कि आप इसको समझ गए हैं तो आप इससे आधारित प्रश्नों को भी करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, जैसा कि यहाँ एक वाक्य पूरा लिखा हुआ है, इस वाक्य को पढ़ने के बाद आपको अर्थ, अवधारणा, प्रकृति, विशेषता और स्वरूप को पूरी तरह से समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए आते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, शिक्षण जो है वो सतत, अविरल, गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें तार्किकता, संप्रेषणीयता, वैधानिकता पाई जाती है। यह सोद्देश्य, मापन और मूल्यांकन युक्त त्रिध्रुवात्मक प्रक्रिया है। त्रिध्रुवात्मक प्रक्रिया है कहने का मतलब है कि ये सामाजिक अंतःक्रिया है और यह समव्यवसाय है। इतनी बातों पे अगर आप विशेष ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक लिखा गया है परीक्षाओं में जिस पे प्रश्न बनते हैं उन बिंदुओं को यहाँ पे स्पष्ट रूप से रखा गया। अब एक एक शब्दों का अध्ययन करते हुए चलेंगे तो उससे अपने आप इसका अर्थ, अवधारणा, प्रकृति, विशेषता, स्वरूप सामने आ जाएगा। तो देखिए, सतत शिक्षण, सतत, अब शिक्षण में सतत की बात कर रहा है तो सतत सबसे आसान चीज पहले समझिए। शिक्षण में सतत क्या है, मतलब एक चैन से दूसरी चैन लगातार चलने वाली चीज शिक्षण में क्या है। तो वो चीज आपकी क्या हो सकती है, तो आपकी वो चीज हो सकती है यूनिट 1, फिर आपने पढ़ा यूनिट 2, फिर आपने पढ़ा यूनिट 3, फिर पढ़ा 4। कहने का मतलब जो आपका पाठ्यक्रम है वो वास्तव में क्या दिखा रहा है, एक दूसरे से जुड़ करके होता है। जैसे आप अक्सर सुनते हैं अपनी किताबों में कि जैसा हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि, तो क्या है, पिछले अध्याय से अगले अध्याय को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। ठीक, अब आप थोड़ा सा समझिए कि मान लीजिए पाठ्यक्रम क्या है, सतत रूप से कार्यरत है। शिक्षण में सतत क्या है, पाठ्यक्रम। अविरल, अविरल का मतलब लगातार, ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस के ही फॉर्म में होता है सतत की तरह ही। तो अविरल वास्तव में क्या है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण में अविरलता जो है वो क्या है, ज्ञान अंतरण जो हो रहा है वो क्या है, लगातार हो रहा है। मतलब अगर आप कोई शिक्षक आप कुछ पढ़ा रहा है तो फिर क्या होता है, रेगुलरली क्लास चला करके वो क्या कहता है, अविरल ज्ञान का अंतरण करता जाता है। एवं गत्यात्मक प्रक्रिया है। ध्यान दीजिए कि जब भी कोई प्रक्रिया गत्यात्मक होती है तो देखिए, गत्यात्मक होने का मतलब वो लगातार हो रही है, सतत है, अविरल है और गत्यात्मक है, तो कैसी होती जाएगी, बार बार होने वाली। कहने का मतलब है शिक्षण कैसी है, गत्यात्मक है, लगातार चल रही है। तो ध्यान दीजिएगा वो कैसी बन रही है, वृत्तीय, मतलब शुरू होगी, खत्म होगी, फिर शुरू होगी, खत्म होगी, लगातार चलती रहेगी। अब शिक्षण में तार्किकता, तार्किकता कहने का मतलब मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि ये उच्च शिक्षा से संबंधित है। शिक्षण जो है वो उच्च शिक्षा से, हमको जो पढ़ना है शिक्षण वो क्या है, उच्च शिक्षा से संबंधित शिक्षण पढ़ना है। तो यहाँ पे तार्किकता का होना अति आवश्यक है, यानी कि शिक्षक के पढ़ाने पे छात्र तर्क कर सकता है, छात्र के समझने को समझाने के तरीके पे शिक्षक तर्क कर सकता है। कहने का मतलब है, तर्क करने का मतलब किसी भी चीज को स्वीकार करने से पहले उसके ऊपर चिंतन करना। तो ये तार्किक प्रक्रिया है। आगे
जिसमें क्या है, संप्रेषणीयता। बिना संप्रेषणीयता के शिक्षण कार्य हो ही नहीं सकता। और वैधानिक है। वैधानिक का मतलब है कि यह जब आप शिक्षण करते हैं तो ये कुछ नियमों पे आधारित होती है, नियमानुसार चलती है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, औपचारिक शिक्षण। आपने देखा होगा जैसे कक्षा कक्ष संचार जो है, स्कूल या विद्यालय या विश्वविद्यालय का संचार वैधानिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये क्या है, किसी न किसी नियम के अनुरूप कार्य करेगा। अब शिक्षण सोद्देश्य होता है, ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, इसको आप समझ सकते हैं। शिक्षण के जो मूल 3 उद्देश्य हैं, मूल 3 उद्देश्य कहने का मतलब है, मेरा सबसे बेसिक उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो मेरा क्या हो जाए, छात्र का जब वो सीखेगा तो उसके अंदर क्या होगा, व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन होगा, धीरे धीरे समुचित व्यवहार परिवर्तन हो गया, या उसने कुछ शिक्षण प्राप्त करते करते वो क्या हो जाएगा, उसका सर्वांगीण विकास। और जब छात्र का व्यवहार परिवर्तन हुआ, फिर छात्र का सर्वांगीण विकास पूरा हुआ, मतलब विकास हो रहा है, तो इस तरह से सभी छात्रों का जब होता जाएगा तो यही बालक क्या होते हैं, देश के भविष्य होते हैं। तो किसी भी समाज का क्या होगा, स्वरूप परिवर्तन। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो मूल उद्देश्य है, व्यवहार परिवर्तन होना, सर्वांगीण विकास होना, समाज के स्वरूप में परिवर्तन लाना, इस शिक्षण का मूल उद्देश्य है। तो ये कैसी प्रक्रिया होती है, सोद्देश्य। सोद्देश्य है तो जब उसके पीछे एक उद्देश्य है तो इस उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक हुई, ये भी तो जानना आवश्यक होगा। तो इस उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक हुई, ये जानने के लिए शिक्षण में ये होता है क्या, मापन और मूल्यांकन। अब इतनी चीजें हो गई। अब हम बोल रहे हैं कि शिक्षण त्रिध्रुवात्मक प्रक्रिया है। त्रिध्रुव, त्रिआयाम या त्रिचर। अब शिक्षण में वो 3 कौन कौन सी चीजें हैं, देखिए। सबसे पहला ध्रुव है शिक्षक, दूसरा ध्रुव है छात्र, और तीसरा ध्रुव है पाठ्यक्रम। कहने का मेरा मतलब ये है कि सबसे जरूरी एलिमेंट बेचारा पहले शिक्षक हो। शिक्षक है तो अकेले तो कुछ कर नहीं सकता, पढ़ाने के लिए कौन होना चाहिए, छात्र हो। और उसके बाद क्या पढ़ाना है, वो क्या है, पाठ्यक्रम। तो अब ध्यान दीजिए, स्वतंत्र। अब ये 3 चर कौन कौन से होते हैं, पहला स्वतंत्र, दूसरा आश्रित और तीसरा मध्यस्थ चर। तो अब ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी स्वतंत्र चर कौन है। जैसे कि ये मेरी वीडियो पढ़ रही है, जब ये अपलोड होगी तभी आप देखेंगे, यानी कि मैं स्वतंत्र हूं, वीडियो कभी भी अपलोड करूंगा, आप उस पर आश्रित है तभी देखेंगे। कहने का मतलब शिक्षक क्या है, स्वतंत्र चर हुआ। और अब शिक्षक पे ही छात्र आश्रित होता है तो वो क्या हो जाएगा, आश्रित चर। और शिक्षक और छात्र के बीच का चर, जो इन दोनों के बीच की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है, जिसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाता है, वही क्या कहलाता है, पाठ्यक्रम, यानी कि मध्यस्थ चर। तो शिक्षण में 3 ध्रुव होते हैं, 3 चर होते हैं या 3 आयाम होते हैं। तो वही क्या है, शिक्षक स्वतंत्र चर है, छात्र आश्रित चर है और पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर है। अब अगर यूजीसी आपसे प्रश्न बना दे कि इन तीनों चरों में अनिवार्य चर कौन सा नहीं है, मतलब जो न हो फिर भी काम चल जाए, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक न हो तो काम नहीं चलेगा क्योंकि पढ़ाएगा कौन, छात्र न हो तो भी काम नहीं चलेगा क्योंकि पढ़ेगा कौन, लेकिन पाठ्यक्रम न हो तो काम चल जाएगा क्योंकि शिक्षक कुछ भी पढ़ा सकता है, छात्र कुछ भी पढ़ सकता है। लेकिन जब उद्देश्य, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति की बात आती है तो उसके लिए आवश्यक क्या हो जाता है, पाठ्यक्रम का होना। तो ये अनिवार्य चर नहीं है। अनिवार्य तो ये दोनों चर हैं, शिक्षक और छात्र, ये दोनों रहेंगे तो शिक्षण हो जाएगा, और पाठ्यक्रम रहेगा तो शिक्षण औपचारिक तरीके से, अच्छे से प्लांट तरीके से पूरा होगा। अब सामाजिक अंतःक्रिया, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु ने कहा। और शिक्षण जो है मनुष्य से मनुष्य को दिया जाता है, तो सामाजिक अंतःक्रिया है, समाज के बाहर शिक्षण नहीं होता। वो ठीक है, आपने किसी पेड़ से सीख लिया, प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन वो सीखना, जो शिक्षण है वो वास्तव में एक नियोजित प्रक्रिया है। तो नियोजित प्रक्रिया का मतलब समाज की एक अंतःक्रिया है। इतनी बातें जो बताई गई हैं, इसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए एक जरूरी चीज, पढ़ाना, पढ़ा के पैसे प्राप्त करना,
बिल्कुल शिक्षक करता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो शिक्षक का व्यवसाय ना हो करके सम व्यवसाय है। और ये एक ऐसा सम व्यवसाय है, शिक्षण एक ऐसा सम व्यवसाय है जो क्या करता है, विभिन्न व्यवसायों का क्या करता है, सृजन करता है। शिक्षण एक ऐसा सम व्यवसाय है, व्यवसाय नहीं है, इतना ध्यान दीजिएगा। शिक्षण एक ऐसा सम व्यवसाय है जो विभिन्न व्यवसायों का सृजन करता है। तो अब जो बात आती है कि सम व्यवसाय है, सृजन करता है, साथ ही साथ जब ये विभिन्न व्यवसायों का सृजन कर रहा है और सम व्यवसाय है, तो इसे हम व्यवसाय की दृष्टि से नहीं दे सकते। व्यवसाय में क्या होता है, क्रय और विक्रय, खरीदना और बेचना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में कभी पूछ दे शिक्षण में शिक्षा देना एक प्रकार का बेचना है और शिक्षा ग्रहण करना एक प्रकार का खरीदना है, तो आप तुरंत याद कर लीजिएगा कि व्यवसाय नहीं है, इसलिए प्रक्रिया क्या मान ली जाएगी, गलत। ये सम व्यवसाय है। तो इससे कूट आधारित प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो मैं फिर से पढ़ रहा हूं, शिक्षण प्रकृति से सतत अविरल गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें तार्किकता, संप्रेषणीयता, वैधानिकता पाई जाती है। यह सोद्देश्य मापन एवं मूल्यांकन युक्त त्रिध्रुवात्मक सामाजिक अंतःक्रिया है और क्या है, यह सम व्यवसाय है, यह सम व्यावसायिक प्रक्रिया है। अब कुछ विशेष बातें देखिए, ये जो चीज़ मैंने बताई है इसके बाद आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके कुछ विशेष बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसमें 3 ध्रुव होते हैं। 3 ध्रुव कौन कौन से होते हैं, पहला है स्वतंत्र चर या स्वतंत्र ध्रुव कौन है, शिक्षक। आश्रित छात्र, और जो उन दोनों के बीच मध्यस्थ का काम करता है वो क्या है, पाठ्यक्रम। देखिए अब कुछ विशेष बातें, जब आप इसके प्रश्नों को करते हैं तो आप थोड़ा बहुत उलझते हैं, उसके लिए आपको कुछ विशेष बातें बताते हैं कि आप कैसे इससे बच सकते हैं। सबसे पहली बात, जो शिक्षण है उसमें जो लाभ हो रहा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रॉफिट हो रहा है क्वेश्चन करते समय ध्यान दीजिएगा वो हमें किसके ऊपर सोचना है, छात्र के ऊपर, कि सारे प्रॉफिट किसको हों, छात्र को हों। अब लाभ तो ये लेगा, लेकिन शिक्षण में जो कार्य करने वाली इकाई, कार्य कौन करेगा, सारे, ध्यान दीजिएगा, कार्य जितने करने हैं वो सब किसको करने हैं, शिक्षक को। और प्रश्न करते समय तीसरी बात जो समझनी है वो होती है, देखिए पहला है लाभ, हमें देखना है लाभ की दृष्टि से किसे, छात्र को। कार्य किसको करने हैं सारे ये लाभ पहुंचाने के लिए, शिक्षक को। और जब भी आपके शिक्षण में गलतियां हो रही हो, मतलब शिक्षण अच्छा ना हो रहा हो, तो सारी की सारी गलती भी किसकी होगी, ये प्रश्न मान के चलिएगा, क्योंकि कार्य कौन कर रहा है, शिक्षक। और अंतिम बात, जब छात्र असफल होगा तो इसकी असफलता जो है वो शिक्षक की क्या मानी जाएगी, असफलता। वो शिक्षक की असफलता मानी जाएगी। तो पहली बात, हमें जो भी कार्य करने हैं, शिक्षक को जो भी कार्य करने हैं वो किस दृष्टि से करने हैं कि छात्र को लाभ हो। और असफल अगर कुछ हो गया तो वो किसकी असफलता मानी जाएगी, अध्यापक की। तो अगर एग्जाम में कभी आपसे ये प्रश्न बन जाए कि एक विद्यार्थी फेल होता है उसके साथ साथ उसका शिक्षक भी फेल होता है, तो ध्यान दीजिए कि हाँ हो सकता है, क्योंकि पढ़ाने का काम किसका था, शिक्षक का। शिक्षक की बातें या शिक्षक के व्यवहार या कुछ भी चीजें शिक्षक की उसे नहीं समझ में आई, इस वजह से आज वो असफल है। तो शिक्षक को उसी कार्य में क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। और यही जानने के लिए शिक्षक बार बार क्या करता है, मूल्यांकन करता है। और इतनी बातें जानने के बाद अब आप क्या करिए कि अपने पाठ्य पुस्तक को, अब ध्यान दीजिए कि इसके लिए आपके पास अगर किताबें हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो सबसे अच्छी किताब, जिनके पास किताब नहीं है और वो खरीदना चाहते हैं तो केवीएस मदान की किताब ले लें, ये अच्छी है। तो आप इसके ऊपर इस किताब से पढ़ करके
इन कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपका एक प्रश्न जो कूटबद्ध आता है शिक्षण की विशेषता, अर्थ, प्रकृति और बाकी चीज़ों से, वो आपका गलत नहीं होगा। अगली कक्षा में शिक्षण और अधिगम का संबंध जिससे एक प्रश्न बनता है उस पर ध्यान दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।